नमस्कार विद्यार्थियों, सनराइज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नरेशन के बारे में। नरेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नरेशन की डेफिनेशन होती है द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग the word of a speaker, words of a speaker is called art of reporting the word of a speaker is called narration. The art of reporting the words of a speaker is called narration. वक्ता के शब्दों को व्यक्त करने की कला को नरेशन कहा जाता है। नरेशन दो प्रकार से होता है। नरेशन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर पहला होता है डायरेक्ट नरेशन, और नंबर दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसको तो बोलते हैं हम प्रत्यक्ष कथन। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष कथन। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। सीधे तौर पर देखा जाता है तो इसमें क्या होता है कि एक तो पहला व्यक्ति होता है, एक दूसरा व्यक्ति होता है और एक तीसरा व्यक्ति होता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मूल रूप से समझने के बारे में ये बात होती है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बदल तो देते हैं, होता क्या चीज़ है ये, इसके बारे में सबसे पहले पहचान करने के लिए कि हम किस तरीके से किसी व्यक्ति के जो वक्तव्य होते हैं उनको कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो उसको बदलने का तरीका होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा कही हुई बात, पहले व्यक्ति ने कोई बात कही है, किससे कही है? इस दूसरे व्यक्ति से कही है, और उसी बात को दूसरे व्यक्ति ने क्या कह दिया कि किसी तीसरे व्यक्ति से कह दिया। तो इसका और इसका डायरेक्ट रिलेशन हो गया, और इसका डायरेक्ट रिलेशन हो गया। परंतु जो इस व्यक्ति के द्वारा जो कही हुई जो बात है वो कहाँ तक पहुँच गई? तीसरे व्यक्ति तक पहुँच गई। इस व्यक्ति ने तो उससे डायरेक्ट नहीं कहा था, ये डायरेक्ट नहीं होकर के वो उसका रिलेशन क्या हो गया? इनडायरेक्ट नरेशन का हो गया। ये रिलेशन इनडायरेक्ट हो जाता है। अर्थात कि कोई भी व्यक्ति है, किसी व्यक्ति से कोई बात कहता है और उस बात को उस व्यक्ति ने किसी और अपने मित्र से कह दिया, तो मित्र से उस पहले व्यक्ति ने नहीं कहा था, परंतु जो उस पहले व्यक्ति के द्वारा जो कही हुई जो बात है वो तीसरे व्यक्ति तक पहुंच गई। जब तीसरे व्यक्ति तक पहुंच जाने पर उसका जो रिलेशन हो गया वो इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया। अर्थात किसी वक्ता के शब्दों को अपने शब्दों में व्यक्त करने की जो कला होती है उसको नरेशन कहा जाता है। नरेशन दो होते हैं, एक तो डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। कि मैं आपसे किसी भी सेंटेंस को बोलता हूँ या किसी भी बात को कहता हूँ तो आपका और मेरा क्या हो गया? डायरेक्ट रिलेशन हो गया। डायरेक्ट कही है मैंने आपसे, और मेरे द्वारा जो कही हुई जो बात है आपने क्या है अपने पेरेंट्स को शेयर कर दिया। तो पेरेंट्स से जाकर के मैंने तो नहीं कहा है उस बात को,
परंतु मेरी जो बात थी वो किस तक पहुंच गई, आपके पेरेंट्स से। डायरेक्ट नहीं पहुंची है, कैसे पहुंची है, इनडायरेक्ट वे में। तो इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट नरेशन। समझ आ गया? इस तरीके से इसको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। वो कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के मुताबिक उसको परिवर्तन करते जाते हैं अपन। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत जो बात आती है, क्या होता है कि नरेशन के अंतर्गत कुल 5 प्रकार के सेंटेंस का उल्लेख किया जाता है। नरेशन के अंतर्गत पांच प्रकार के सेंटेंस होते हैं। कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? 5 प्रकार के। नंबर फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, नंबर दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नंबर थर्ड होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, और नंबर फोर्थ होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और नंबर फिफ्थ है एक्सक्लेमेटरी। इनके अर्थ एवं पहचान भी देखेंगे। अर्थ के रूप में इसको साधारण वाक्य बोलते हैं, ठीक है। पहचान क्या होती है? कर्ता शुरुआत होता है कर्ता से और अंत में फुल स्टॉप। हिंदी में उसको पूर्ण विराम बोलते हैं। हिंदी का जो पूर्ण विराम होता है ये इस प्रकार से होता है, एक डंडे की तरह लगा दिया जाता है, और अंग्रेजी में पूर्ण विराम बिंदी होती है, फुल स्टॉप, ठीक है। इस प्रकार से लगाते हैं। तो ये तो इसकी पहचान हो गई। कर्ता से शुरुआत होता है और अंत फुल स्टॉप से होता है। इसको बोल देते हैं प्रश्नवाचक वाचक। प्रश्नवाचक वाक्य भी 2 प्रकार से शुरू होता है। 2 प्रकार में कौन सा होता है? एक तो HV से शुरू होने वाला और दूसरा होता है WH वर्ड से, ठीक है। अंत में इसके में इंटेरोगेटिव मार्क होता है, ठीक है। या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला होगा या WH वर्ड से शुरू होने वाला होगा। अंत में उसके में इंटेरोगेटिव मार्क जरूर दिया हुआ होता है। अगला नंबर आता है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं आदेशात्मक। आदेशात्मक आदेशात्मक जो वाक्य होता है, आदेशात्मक वाक्य 4 प्रकार का होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट या डोंट से, सर प्लीज काइंडली से, काइंडली से, और लेट या लेट अस से। अंत इसका फुल स्टॉप से होता है, ठीक है। नंबर बात आती है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है उसको बोलते हैं कामना सूचक या आशा सूचक। कामना सूचक होता है, कामना सूचक। ये भी क्या है, 2 प्रकार से होता है। जैसे अपन क्या है, गुड विशेष देते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, और दूसरा होता है मे से शुरू होने वाला MAY। अंत में इसके में एक्सक्लेमेशन मार्क मिलता है, अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क।
इस प्रकार से होता है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू बी हैप्पी, हैं, इस प्रकार से दिया हुआ होता है। लास्ट में जब नंबर आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, इसको बोलते हैं अपन विस्मय सूचक। विस्मय सूचक, विस्मय सूचक जो सेंटेंस होता है ये भी दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से शुरू होने वाले में क्या होता है, एक तो विस्मय सूचक शब्द जैसे एलास, ब्रेवो, ओहो आदि से शुरू होने वाला, और एक होता है वाट या हाउ से शुरू होने वाला। परंतु ये ध्यान रखने की बात होती है कि वाट या हाउ से शुरू होने वाला जो वाक्य होता है उसके अंत में ये एक्सक्लेमेशन मार्क ही होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क इस प्रकार से, यदि इसके अंत में वाट या हाउ से शुरू होने वाला जो वाक्य दिया हुआ है तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा होता है तो वो प्रश्नवाचक वाक्य होगा, और यदि प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं दे रखा है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क दे रखा है, तो ये समझिए आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। समझ आया? असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य होता है, कर्ता से शुरू होता है, अंत फुल स्टॉप से होता है। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक को बोलते हैं, दो प्रकार से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, WH वर्ड से शुरू होने वाला, अंत उसके प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ होता है। अगला नंबर होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव आदेशात्मक वाक्य होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट या डोंट से, सर प्लीज काइंडली से, लेट या लेट अस से शुरू होता है, अंत में उसके में फुल स्टॉप आता है सबके में। अगला नंबर आता है फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस। कामना सूचक बोलते हैं, आशा सूचक भी बोल देते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड बाय, बाय बाय ऐसे शब्दों से होता है, और एक दूसरा मे से भी शुरू होने वाला होता है, अंत में उसके में एक्सक्लेमेशन मार्क ही लगाया जाता है। अगला नंबर जो होता है पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, विस्मय सूचक बोलते हैं इसको। इसके अंतर्गत एलास है, ओहो, ब्रेवो, हुर्रा, वाट या हाउ, इनके अंत में क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। यदि इससे एलास, ब्रेवो, ओहो से होता है तो ऐसे जो विस्मय सूचक जो शब्द होते हैं उनके तुरंत बाद ही क्या दे रखा होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क दे रखा होता है, और दूसरा वाक्य होता है वो साधारण होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करते हैं इनकी। अब बात आती है कि ये पहचान किसके अंतर्गत होती है। पहचान करने का जो तरीका होता है कि इस नरेशन के अंतर्गत, चाहे वो डायरेक्ट नरेशन दे रखा होता है, उस डायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत दो क्लज होती हैं। कितने होते हैं? दो क्लज। एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। देखिए अभी देखते हैं। Mohan says to me he is reading a book. इस प्रकार से दो क्लज हो गए। ये क्लज वाला, ये वाला क्लज तो हो गया आरवी वाला वाक्य, आरवी, और ये हो गया आरएस। जब इनको शॉर्ट फॉर्म में आरवी और आरएस के नाम से समझते हैं, फुल फॉर्म आरवी रिपोर्टिंग वर्ब और आरएस रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और इसको बोल देते हैं रिपोर्टेड
स्पीच, इस प्रकार से, अर्थात सूचना देने वाली क्रिया और रिपोर्टेड स्पीच सूचित किया जाने वाला वक्तव्य, कथन या भाषण। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि आरवी वाला वाक्य और आरएस वाला वाक्य, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आरवी वाला वाक्य आपको पहले दे रखा हो और आरएस वाला वाक्य बाद में आए। कभी कभी ऐसा भी दिया हुआ होता है कि जो आरवी वाला वाक्य होता है वो तो बाद में दे रखा होता है और आरएस वाला वाक्य पहले दे रखा होता है। ठीक है, इस बात से कोई मतलब नहीं है हमें, परंतु जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसके अंतर्गत क्या करना होगा हमें कि पहले आरवी वाला वाक्य लिखना होगा और फिर उसके बाद में आरएस वाले वाक्य को कोई भी योजक शब्द जो लगता है उसके अकॉर्डिंग उसे बना देते हैं। और वाक्य में जो इन्वर्टेड कॉमा दे रखी होती है, कॉमा दे रखा होता है, उसको क्या कर देंगे हम, हटा देंगे, इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। सबसे अंत में क्या कर देंगे हम, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अर्थात जिस किसी भी प्रकार का सेंटेंस होता है उसको हम असर्टिव बनाकर लिख देते हैं, साधारण बनाकर लिख देते हैं। ठीक है, समझ आया। अब बात कर रहे थे हम कि ये 5 प्रकार के जो सेंटेंस बताए थे, इनकी पहचान हम कौन से उसके अंतर्गत करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में करते हैं या रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं। तो ये ध्यान रखने की बात है कि जो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो वाक्य, इस प्रकार के जो ये कॉमा लगे हुए होते हैं, ये वाक्य जरूर दिया हुआ होगा। तो इनके जो अंदर वाला जो वाक्य होता है, उस अंदर वाले वाक्य में हम क्या करते हैं, इनकी पहचान करते हैं कि भाई कौन से प्रकार का सेंटेंस है। जब पहचान हो जाएगी तो उसी के अनुसार हम नियम फॉलो करेंगे। नहीं, 5 प्रकार का है, 5 प्रकारों में से हमें पता ही नहीं है उसके भाई कौन से सेंटेंस का है। जब सेंटेंस का पता नहीं है तो हम क्या करेंगे कि या तो ऐसा है कि किसी जगह पर कोई सा नियम, किसी जगह पर कोई सा नियम, ऐसे भी लग सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है कि इसकी पहचान करिए रिपोर्टेड स्पीच की, और जब रिपोर्टेड स्पीच की पहचान हो जाने के बाद में रिपोर्टेड स्पीच वो असर्टिव है या इंटेरोगेटिव है, उसी के रूल फॉलो करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा होता है, इसी सेंटेंस को लिख देने हैं। ये कर्ता से शुरू दे रखा है और अंत इसका फुल स्टॉप से है। तो कर्ता से शुरू है और अंत फुल स्टॉप से, ऐसा कौन सा वाक्य होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है, अर्थात साधारण वाक्य। ठीक है, जब साधारण वाक्य होता है तो साधारण वाक्य के रूल ही फॉलो करते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं हम। कुछ नियम भी लिखते हैं, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल भी देंगे। आरवी वाले वाक्य में, आरवी वाले वाक्य में क्रिया से टू, सेज टू और सेड टू हो तो उसे टेल, टेल्स और टोल्ड में बदल देते हैं। ऐसा कौन से सेंटेंस के अंतर्गत किया जाता है, केवल साधारण की बात होती है। जब आरएस वाला वाक्य साधारण में दे रखा होता है, असर्टिव में होता है, तो वाक्य में जो क्रिया दे रखी होती है आरवी वाले वाक्य में, कौन सी, से टू, सेज टू, सेड टू, ये दे रखा होता है, तो उसे टेल, टेल्स और टोल्ड में बदल देते हैं। ठीक है,
डायग्राम बना के देखते हैं तो यो लगा दीजिए इस प्रकार से टू टेल, सेज टू टेल्स, सेड टू टोल्ड। इस प्रकार से बदल देते हैं। से टू आता है तो टेल में बदल देंगे, सेज टू आता है टेल्स में बदल देंगे, सेड टू आता है तो टोल्ड में बदल देते हैं। कभी कभार क्या होता है कि ये ऑलरेडी बदला हुआ होता है, टेल आ गया आपको तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स भ्रमित हो जाते हैं, जब टेल आ गया तो से टू में बदल देंगे उसको। ऐसा नहीं किया जाता है। जब आपको बदली हुई दे रखी है क्रिया तो उसको दोबारा से बदलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। केवल से टू दे रखा है तो उसको टेल में बदल देते हैं, टेल दिया हुआ है तो उसको से टू में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगला होता है कि दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब दोनों वाक्य होते हैं, आरवी वाला वाक्य और आरएस वाला वाक्य, तो इन दोनों वाक्यों को जब जोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा, दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। अगला नियम होता है जब आरवी वाला वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। It means when RV sentence consists in present or future, we do not make any change in reported speech. जब आरवी वाला वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दे रखा होता है तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। सहायक क्रिया ज़रूर बदल सकती है। कहने का मतलब एक वचन की क्रिया दे रखी है तो वो बहुवचन की आ सकती है, या बहुवचन की दे रखी है तो एक वचन की आ सकती है, आएगी उसी टेंस की, परंतु टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है जब आरवी वाला वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दे रखा होता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। He says to me he is reading a book। इस प्रकार से सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो वाक्य है उसको पहचान करेंगे। कर्ता से शुरू दे रखा है, अंत फुल स्टॉप है,
इसका मतलब असर्टिव सेंटेंस हो गया साधारण। तो साधारण वाक्य के अनुसार जो अभी रूल्स बताए थे मैंने, क्या क्या परिवर्तन होता है, एक तो इस जगह पर परिवर्तन होता है, एक इस जगह पर, और आगे जो कोई भी परिवर्तन होता है उसको बदल देते हैं, नहीं होता है तो उसको रहने देते हैं। क्या होता है, एक बात समझने की होती है इसमें कि आरवी वाले वाक्य में जो प्रोनाउन दे रखे होते हैं, जैसा प्रोनाउन दे रखा होता है वो वैसा ही रहता है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन का हो या सेकंड पर्सन का हो या थर्ड पर्सन का हो। आरवी वाले वाक्य में प्रोनाउन के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, बशर्ते कि अगले नियमों में मैं बताऊंगा आपको कि आरएस वाले जो वाक्य के जो प्रोनाउन होते हैं उनके अंतर्गत परिवर्तन किया जाता है, निश्चित रूप से किया जाता है। वो कौन कौन से में होता है वो उसके अनुसार सारणी बना देंगे उसके बारे में। तो देखिए, ही का ही आ जाएगा, सेज टू की जगह टेल्स, मी का मी हो जाएगा, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगा दिया। अब सारणी बनाने से पहले ही हम इस बात को बता रहे हैं कि जो ही होता है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है, तो जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखने की बात है। और सारणी भी बनाएंगे अभी, ही का ही हो जाएगा। अब बात आती है सहायक क्रिया की। सहायक क्रिया इधर देखेंगे कि ये आरवी वाला वाक्य हमें प्रेजेंट टेंस में दे रखा है, तो जब प्रेजेंट टेंस में दे रखा है तो आरएस वाले वाक्य के टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो एज का एज आ जाएगा, रीडिंग का रीडिंग आ जाएगा, और ए बुक का आ जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे इस प्रकार से। मोना सेज टू हिम सी हैज़ ब्रोकन ए कप। क्या हो जाएगा, मोना का मोना आ जाएगा, सेज टू की जगह टेल्स, हेम का हेम आ जाएगा, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट, सी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, सी का सी आ जाएगा, हैज़ दे रखा है इधर प्रेजेंट टेंस है तो हैज़ का हैज़ आ जाएगा, ब्रोकन एक कप दे रखा है तो एक कप, इन्वर्टेड कॉमा वगैरह को हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। समझ आया। नेक्स्ट होता है इसका प्रोनाउन परिवर्तन का नियम। जो प्रोनाउन परिवर्तन कैसे किया जाता है उसके अनुसार एक नियम होता है सन बटे 123। क्या नियम होता है, यहाँ लिखेंगे प्रोनाउन परिवर्तन का नियम। SON बटे 123 बोल दीजिए या 1 2 3 बोल दीजिए। यहाँ पर इसके अनुसार क्या होता है, S का मतलब होता है सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट और N का मतलब नो चेंज या नेवर चेंज। ठीक है, एक का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन और 3 का मतलब थर्ड पर्सन। इस हिसाब से हम उसके परिवर्तन करते हैं। तो इसमें रूल नंबर पहला लिखेंगे हम, यदि RS वाले वाक्य का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में हो तो उसे
आरवी के सब्जेक्ट के नंबर पर्सन एवं जेंडर के अनुसार परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन करते हैं। क्या होता है कि आरएस वाले वाक्य का जो प्रोनाउन होता है वो फर्स्ट पर्सन में दे रखा होता है, तो उसे आरवी के सब्जेक्ट के अर्थात कर्ता के, आरवी वाले वाक्य के कर्ता के नंबर, पर्सन एवं जेंडर, नंबर तो क्या वचन के अनुसार, एक वचन का या बहुवचन का है उसी के अनुसार लगेगा। पर्सन कौन से पर्सन का है, कर्ता, फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का या थर्ड पर्सन का है, एवं जेंडर फेमिनिन जेंडर है या मैस्कुलिन जेंडर है, तो नंबर, पर्सन एवं जेंडर के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, सारणी बनाने से पहले ही, सारणी बाद में बनाएंगे। रामू सेज टू मी आई हैव स्टोलन हर पेन। इस प्रकार से तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे आरएस वाला वाक्य कहाँ दे रखा है। इसमें आरएस वाला वाक्य जब ये कर्ता से शुरू है, अंत फुल स्टॉप से है, तो इसका मतलब एसर्टिव हो गया। तो एसर्टिव के रूल फॉलो करते हुए हम आरवी वाले वाक्य को पहले लिखेंगे। रामू का रामू हो जाएगा, सेज टू की जगह क्या हो जाएगा, टेल्स, मी का मी आ जाएगा, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगा दिया। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, इस वाक्य को बदल करके लिखते हैं। कैसे, आरवी वाले वाक्य, आरएस वाले वाक्य का प्रोनाउन आया है सबसे पहले, फर्स्ट पर्सन का है, क्या काम कर रहा है ये, कर्ता का। भाई फर्स्ट पर्सन का है और किसका काम कर रहा है, कर्ता का। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदला जाता है, इस आरवी वाले वाक्य के कर्ता के अनुसार बदला जाता है। भाई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार। अब जब कर्ता क्या दे रखा है, रामू, रामू को देखते हैं पुरुष है या स्त्री है। भाई पुरुष हो गया तो पुरुष के लिए क्या प्रोनाउन लगाते हैं हम, ही का प्रयोग। तो ही का हमें क्या चाहिए, ये जो काम कर रहा है कर्ता का काम कर रहा है, तो ही का कर्ता क्या होता है, ही होता है, ही लगाएंगे। हैव दे रखा है तो इधर कौन सा टेंस दे रखा है, प्रेजेंट टेंस। तो नियम क्या बताया था कि आरवी वाले वाक्य का, आरवी वाला वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दे रखा होता है, तो आरएस के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, बशर्ते कि सहायक क्रिया जरूर बदल जाती है। भाई आई के साथ तो हैव लग रहा था, टेंस की उसी की लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की, तो ही के साथ क्या लग जाएगी, हैज। स्टोलन का स्टोलन हो जाएगा। हर दे रखा है थर्ड पर्सन का, इसको बदलते नहीं है, हर। पेन दे रखा है तो पेन। ठीक है, इस प्रकार से परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट, आरएस वाले वाक्य का वाक्य प्रोनाउन सेकंड पर्सन में हो तो उसे आरवी के कर्म के नंबर,
पर्सन एवं जेंडर के अनुसार परिवर्तन करते हैं। क्या होता है कि आरएस वाले वाक्य का प्रोनाउन सेकंड पर्सन में हो। कौन से पर्सन में? सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन में केवल अकेला यू आता है, ठीक है। तो उसे आरवी के कर्म के नंबर, पर्सन एवं जेंडर के अनुसार परिवर्तन करते हैं। कर्म को ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट, और इसको बोल देते हैं सब्जेक्ट। देखिए, सीमा सेज टू मी यू हैव रिटन me a letter। कर्ता से शुरू हो रहा है, अंत इसका फुल स्टॉप से है। इट मीन्स असर्टिव सेंटेंस, देन यू शुड फॉलो द असर्टिव रूल्स। सीमा का सीमा आ जाएगा, सेज टू का क्या हो जाएगा? टेल्स। मी का मी आ जाएगा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगा दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? दैट लगाने के बाद में अगला नंबर आ रहा है, ये करता है। कौन से पर्सन का है? सेकंड पर्सन का हो गया। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? आरवी के कर्म के अनुसार। आरवी वाले वाक्य में कर्म क्या दे रखा है? मी। और ये काम क्या कर रहा है? कर्ता का। और बदलेगा किसके अनुसार? इस कर्म के अनुसार। तो इस कर्म से हम क्या करेंगे? इसका कार्य करवाएंगे। ये जो कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है? कर्ता का। तो इसका हम कर्ता बना करके लिखेंगे। तो मी का कर्ता क्या हो जाता है? आई, ठीक है भाई। सेकंड पर्सन का है, कर्ता का काम कर रहा है ये यहाँ पर। जब इसको हम यहाँ से हटाएंगे इसके स्थान से, तो इसकी जगह पर, कर्ता की जगह पर कर्ता ही आएगा। आएगा किसका? जिसके अनुसार बदल रहा है। तो मी का कर्ता चाहिए हमें, कर्ता बदल दिया हमने, ठीक है। हैव दे रखा है, और इधर क्या दे रखी है? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस जब दे रखा होता है तो आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। क्या हो जाएगा? आई के साथ भी हैव ही लगेगा। हैव, रिटेन का रिटेन हो जाएगा। मी दे रखा है, फिर ये कौन से पर्सन का आ गया? फर्स्ट पर्सन का। तो आई, माई, मी, इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म बोल दीजिए या थर्ड फॉर्म बोल दीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म के हिसाब से बोल देते हैं तो ये थर्ड फॉर्म होती है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के हिसाब से बोल देते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये कर्म का कार्य कर रहा है। तो जब इस कर्म को यहाँ से हटाएंगे तो इस जगह पर कर्म ही आएगा। आएगा किसका? फर्स्ट पर्सन का। ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, इसके अनुसार। तो इस सीमा का ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए। सीमा क्या है? स्त्री। तो स्त्री के लिए हम दिमाग में ध्यान रखेंगे, सी का प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो सी की हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? वो ऑब्जेक्टिव है या थर्ड फॉर्म है? तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही चाहिए। तो सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होती है, हर लगा दिया। ए लेटर दे रखा है तो ए लेटर हो जाएगा, ठीक है भाई। इस प्रकार से इसको परिवर्तन कर देते हैं। अब क्या होता है? अगला देखते हैं।
अगला होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन दे रखा होता है तो जिसका उल्लेख हम पहले से ही कर चुके हैं कि RS वाले वाक्य का प्रोनाउन थर्ड पर्सन में हो तो उसे परिवर्तन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। क्या होता है भाई कि RS वाले वाक्य का जो प्रोनाउन होता है वो थर्ड पर्सन में हो तो उसे परिवर्तन नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, दे, ये क्या होते हैं? थर्ड पर्सन के होते हैं। ही पुरुष के लिए किया जाता है प्रयोग, सी का प्रयोग स्त्री के लिए किया जाता है एक वचन के लिए, इट का प्रयोग निर्जीव वस्तु एवं जानवरों के लिए किया जाता है, एवं इन सभी का जो बहुवचन होता है वो दे होता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या निर्जीव वस्तु हो, कोई भी हो, उसका बहुवचन दे होता है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, नीरज सेज टू मी he will bring me your coat। इस प्रकार से हो गया। तो इसमें क्या है, तीनों पर्सन के जो प्रोनाउंस हैं वो दे दिए हैं। तीनों पर्सन के जो प्रोनाउन दे दिए हैं तो उसको कैसे फॉलो करेंगे? नीरज का नीरज हो जाएगा, सेज टू की जगह क्या हो जाएगा? टेल्स, मी का मी आ जाएगा, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट। ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ही का ही हो जाएगा। बिल दे रखा है, इधर प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है तो बिल का बिल ही आ जाएगा, ब्रिंग का ब्रिंग आ जाएगा। मी फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? इस कर्ता के अनुसार बदलता है, आरवी वाले वाक्य के। जब आरवी वाले वाक्य के कर्ता के अनुसार बदलता है, कौन सी फॉर्म में बैठा हुआ है? ये कर्म के रूप में है। जब इस कर्म को हम यहाँ से हटाएंगे, बदलेंगे, तो इस जगह पर कर्म ही आएगा, इसकी जगह पर आएगा किसका? जिसके अनुसार बदल रहा है उसका। तो किसके अनुसार बदल रहा है? नीरज के अनुसार। नीरज किसका नाम है? पुरुष का नाम है, लड़के का नाम है, तो उसके लिए क्या प्रयोग कर देंगे हम? ही का प्रयोग। कभी कभार बहुत से विद्यार्थी जो कह देते हैं कि हमारे यहाँ तो साहब लड़की का नाम है, तो लड़की के नाम के लिए आप जब ऐसी स्थिति में भ्रमित होने वाली स्थिति होती है तो उसमें सी दोनों प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। अब कोई बात आती है कि साहब राम, किसी व्यक्ति का नाम है राम, अब राम के बारे में ये बात आती है कि भाई राम तो पुरुष का ही नाम होता है, परंतु उसको स्त्री में लगाएं तो ये अपवाद होते हैं, ठीक है। परंतु जब ये नीरज है, कुछ कुछ ऐसी जगह पर मिल जाता है कि नीरज लड़के का नाम भी होता है और लड़कियों के नाम भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप किसी भी तरह का जजमेंट जब नहीं ले पाते हैं तो दोनों प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों प्रोनाउन को जब प्रयोग करोगे तो इसके बीच में ऑब्लिक का निशान लगाना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ लिख दिए, बीच में ऑब्लिक का निशान लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब स्थिति है हम इसको पुरुष मान करके लगा रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका कर्म लगाया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ही का कर्म हिम हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है,
सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा? इस कर्म के अनुसार बदलेगा। कर्म क्या दे रखा है? मी। कौन सी फॉर्म दे रखी है? ये सेकंड फॉर्म या पॉजेसिव फॉर्म बोलते हैं, संबंधवाचक बोलते हैं, संबंधवाचक। तो जब इस संबंधवाचक को यहाँ से हटाएंगे तो इस कर्म की संबंधवाचक फॉर्म क्या होती है? माई होती है। माई लगाएंगे। कोट दे रखा है तो कोट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके बारे में सारणी भी बताएंगे और आगे और विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे।